जय हिंद दोस्तों, मैं आयुष उपाध्याय आप लोग के सामने उपस्थित हूँ अपने फंडामेंटल राइट्स के भाग 3 के दूसरे पार्ट यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। यह 22 तक जाएगा। 19 से 22, 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल आते हैं इसमें, ठीक है ना। और अगर बात किया जाए चारों आर्टिकल की, 19 के अंतर्गत आते हैं, 19 के अंतर भी 6 अधिकार आते हैं। जैसे अगर कहा जाए तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, संचरण यानी कि वो पूरे देश में कहीं भी आप घूम सकते हो, निवास करने की स्वतंत्रता, वृत्ति यानी कुछ भी आप व्यवहार, कुछ भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब कि आर्टिकल 19 के तहत। और जो इसको फंडामेंटल राइट्स को जो कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस इसी आर्टिकल के लिए कहा जाता है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 ही मेन पार्ट हैं जो फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा बनाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे जैसे अब 20 पे चलते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है ना, ये हो गया। अपराध अगर कर रहे हैं तो उसको, अगर अपराध किया, अगर आप भी दोषी अभी अपराध आप सिद्ध नहीं हुए हैं, ठीक है ना, तो आप उसके लिए अपने वकील कर सकते हैं, आपको संरक्षण मिलेगा, वो अधिकार है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 तो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर एक जोक सपाट कह सकते हो, अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर अधिकार को रोकना भी है, गवर्नमेंट के किसी भी कानून को अगर उसे काउंटर करना है, तो आर्टिकल 21 का उपयोग करके वो जोड़ सकती है। आर्टिकल 21 के तहत यहाँ तक कि गंगा नदी, यमुना नदी, जितनी भी नदियां हैं, पहाड़ है, झरने, उनको भी आर्टिकल 21 के तहत डिफाइन कर चुकी है उत्तराखंड हाईकोर्ट भी कर चुकी है। मतलब कि आर्टिकल 21 बहुत ही वास्ट है, इसका कहीं भी इसका स्टार्टिंग नहीं है, कहीं भी इसका अंत नहीं है, ऐसा कहा जाता है आर्टिकल 21 के बारे में, क्योंकि हमें जीने की स्वतंत्रता देती है। ओके, और आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आइए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहली बात मैं ये भूल गया था, आर्टिकल 12 में जो है कहा गया है कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य के अंतर्गत राज्य में उपस्थित नागरिक, गवर्नमेंट, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के फर्म्स, जितने PSUs हैं, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है ना, वह राज्य की अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। राज्य के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र और नागरिक ही नहीं होते हैं, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधन हो गए, वो सब आपके राज्य के क्षेत्र में आते हैं। राज्य की परिभाषा मोटा मोटा ही जान लीजिए आर्टिकल 12 के तहत। इसीलिए आर्टिकल 21 का उपयोग करके इन लोगों को भी जीने का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। नदियों को भी इसीलिए सजीव मान लिया जाता है, ठीक है ना, तो ये हम लोग को ध्यान रखना। और आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट, आर्टिकल 13 में कहा गया कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट पे कानून बनाने से निषेध कर दिया गया, ये संविधान में लिख दिया गया आर्टिकल 13 के तहत। और इसी के अधिकार पे हम लोग रिट दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट जाके कि हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है। आर्टिकल 13 से हम लोग को ये पावर मिलती है और गवर्नमेंट को ये छूट मिलती है, गवर्नमेंट पे ये लगाम लगती है। जैसे इसमें दिया गया है स्वतंत्रता अधिकार, पहला 19 अगर देखा जाए तो वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकार, जैसे कि सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे कि मीडिया, प्रेस जो होती है वह आर्टिकल 19A यानी 19 के तहत ही आती है, ठीक है ना। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण न्याय सम्मेलन, अब इसमें आप सम्मेलन, कुछ भी सम्मेलन कहीं भी कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन वह शस्त्र लेकर नहीं जा सकते, आपको निशस्त्र ही जाना पड़ेगा। ये है शांतिपूर्ण लिखा है, आप शांतिपूर्ण जाइए, खाली हाथ जाइए, खाली हाथ आइए, सम्मेलन करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप वहां पे बंदूक, लाठी डंडा, कुल्हाड़ी ये सब लेके आप नहीं जा सकते, ठीक है। और संगम संघ, आप कुछ भी संघ बना लीजिए, आप ट्रस्ट बना लीजिए, आप अपनी कंपनी खड़ी कर लीजिए, आप 2-4 मिलकर आप कोई एक ठेकेदारी चालू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए, आप स्वतंत्र। लेकिन जितने भी ये सब स्वतंत्रता है, ये सब आपको, अगर सरकार को लगता है कहीं पे गवर्नमेंट को कि ये स्टेट की संप्रभुता, स्वतंत्रता हनन हो रही है, तो इसको तोड़ लगाम लगा सकती है, ठीक है ना, उसके खिलाफ में जाना है। आपको स्वतंत्रता वहीं तक मिली जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते हैं।
अब भारत के राज्य क्षेत्र सर्वत्र, आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप विचरण कर सकते हैं, कहीं भी घूमने चले जाइए आप, कोई भी आप एकल नागरिकता इसी को तो कहते हैं, इंडियन में एकल नागरिकता है। अमेरिका में हर स्टेट की भी नागरिकता है प्लस वहां के अमेरिका की भी नागरिकता है, वहां पे 2 नागरिकता है। यहाँ पे आप एक ही नागरिकता, आप इस भारत देश के किसी भी क्षेत्र के हैं, आप पूरा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर टेरिटरी, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप कहीं भी ऑल ओवर टेरिटरी, आप कहीं भी आप निर्भीक होकर घूम सकते हैं। आर्टिकल 20 में आप चलते हैं, उसमें कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, यही कहने का मतलब है कि आप जब तक उसका गुनाह सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप उसको दंड नहीं दे सकते। बस मोटा मोटा ये वनडे एग्जाम्स के लिए काफी है। और दूसरा है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, एक बार के लिए एक ही, ठीक है ना। और तीसरा है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मतलब कि कोई ये नहीं कह सकता कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ, तुम मेरे पक्ष में आ जाओ, मेरे गवाह बन जाओ, मैं तुम्हें इतना दूंगा इतना दूंगा इतना दूंगा, कोई बाध्यकारी नहीं है, वो अपने हिसाब से करेगा। और आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि मैं तुम मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ, ठीक है ना। ये सब चीजें हमें आर्टिकल 20 से मिली। और ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय ये 20 हम लोगों को हमेशा हमारे साथ रहेगा, जीने से लेकर मरने तक, चाहे आपातकाल लग जाए तब भी गवर्नमेंट इसको एबॉलिश नहीं कर सकती कभी भी। 20 और 21, 20 और 21, ठीक है। तो 20 में देखिए हम लोगों को अपराधों के लिए दोष, मतलब अगर इसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा के अगर कुछ भी हम लोगों पर दोष सिद्ध कर दिया जाए तो हम लोग उसका संरक्षण नहीं कर पाएंगे, संरक्षण कर पाए, इसीलिए 20 को एबॉलिश कभी नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे आप जितने भी स्टार लगा लीजिए काफी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21। आधार कार्ड को अगर निजता का अधिकार माना गया तो आर्टिकल 21 के तहत ही उसे डिफाइन किया गया, ठीक है ना। ये सब चीजें आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह सिर्फ प्राण और ये दैविक प्राण सुरक्षा ही नहीं है, भौतिक सुरक्षा ही नहीं, इसमें सम्मान की लड़ाई भी अगर देखी जाए तो आर्टिकल 21 के तहत आएगी। और अगर बात किया जाए आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट क्या क्या रखता है, जीवन की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है ना, और निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार भी इसी के अंतर्गत है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार सुप्रीम कोर्ट से डिफाइन किया मेनका गांधी विरुद्ध के केस में। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध कर, हिरासत में शोषण के विरुद्ध कर, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, ये सब आर्टिकल 21 के तहत डिफाइन किया गया है। राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। देखिए महिलाओं के साथ अगर कोई आदर नहीं करता वो आर्टिकल 21 के खिलाफ है उस महिला के, तो वह आर्टिकल 21 के तहत उसका अधिकार का हनन हुआ, वह जा सकती है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करवाने महिलाओं के लिए। प्रतिष्ठा का अधिकार, ठीक है ना, ये सब चीजें आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21, इसको याद करना है, इसको हम लोग को जानना है, याद करना है, हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा अधिकार हम लोग को हनन कर दे पता नहीं चलता, ठीक है ना। और अगर हाँ आर्टिकल 21 भी आपका एबॉलिश कभी नहीं होगा और राष्ट्रीय आपातकाल लगे तब भी। अब शिक्षा का अधिकार भी 21A में था, लेकिन इसको हटा के इसको फंडामेंटल ड्यूटीज भी कर दिया गया है। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया, 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया और इसमें शिक्षा का अधिकार भी जोड़ दिया गया। आर्टिकल 45 जो आपका नीति निर्देश तत्व है उसके अनुसार इसको जोड़ा गया है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 20 में आर्टिकल 22 यानी कि लास्ट आर्टिकल में कहा गया है कि कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध, जैसे कि अगर आपको गिरफ्तार करने जा रहे हो तो कहते नहीं समन लाओगे नहीं, तो क्या आपको समन भेजा जाएगा तब आपको कोई गिरफ्तार कर सकता है, आप वकील हायर कर सकते हैं, ये सब आर्टिकल 22 के तहत दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं फ्रेंड्स, इसे हम लोग को जानना चाहिए। और मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर जो प्रस्तुत किया जाता है वो आर्टिकल 22 में डिफाइन है, आर्टिकल 22 के तहत ही इसको दिया गया है, ठीक है ना। और अगर 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने अगर नहीं पेश किया गया